स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी के विषय में, हिंदी साहित्य के विषय में एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है लौकिक साहित्य। आइए देखते हैं लौकिक साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं और फिर उसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। लौकिक साहित्य प्रसिद्ध पुस्तकें। पुस्तकें नहीं बल्कि प्रसिद्ध रचनाएं कर देते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं। पहले नंबर पर नाम आता है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारू रा दूहा। जो दूसरे नंबर की रचना है उस रचना का नाम है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश। इनके रचनाकारों का भी नाम लिख लेते हैं। तो ढोला मारूरा दूहा रचना जो है वो कुशल लाभ की है। किसकी भैया? कुशल लाभ। या इन्हीं का नाम कहीं कहीं मिलता है कुशल राय। कुशल राय। जयचंद प्रकाश जो है वो भट्ट केदार की है। भट्ट केदार। अगला है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। जस चंद्रिका। और ये रचना है मधुकर कवि की। किसके भैया? मधुकर कवि की रचना है। चौथी और अंतिम रचना का नाम है वसंत विलास। वसंत विलास। ये जो वसंत विलास रचना है इसके लेखक का अभी तक पता नहीं चला है, इसलिए इसे हम लोग अज्ञात मान लेते हैं। अज्ञात, जिसके विषय में ज्ञात ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञात। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा ये किस साहित्य की रचना है, तो लौकिक साहित्य की रचना है। फिर आपसे पूछा जाए कि ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है, तो ढोला मारूरा दूहा जो है वो कुशल लाभ की रचना है। किसकी रचना भैया? कुशल लाभ की रचना है। जो कुशल लाभ है, इन्हीं कुशल लाभ का ही नाम एक और भी पेपर कहीं कहीं पुस्तकों में मिलता है। वो नाम क्या है भैया? कुशल राय। क्या? कुशल राय। ये कुशल लाभ और ये कुशल राय ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। नाम कभी कभी बदल के मिलता है, परेशान ना होइएगा, दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति का है। आपसे पूछा जाए कि जयचंद प्रकाश, ये जयचंद प्रकाश किसका है, तो ये भट्ट केदार की रचना है। किसकी रचना है? भट्ट केदार की रचना है। तीसरी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। ये रचना किसकी है? परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जय मयंक जस चंद्रिका जो है वो मधुकर कवि की रचना है। किसकी? मधुकर कवि की रचना है। और वसंत विलास के कभी कवि का नाम नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये रचना मिली तो है किंतु इसकी प्रामाणिकता यह सिद्ध नहीं हो पाई है कि वास्तव में वसंत विलास रचना है किसकी।
बात समझ रहे हैं? रचना किसकी है? हालांकि जो वसंत विलास है इसमें वसंत ऋतु का चित्रण किया गया है। वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो उस समय का वातावरण क्या हो जाता है, उसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और प्रकृति के प्रभाव के साथ साथ उस वसंत के महीने का नायिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बड़ा ही सजीवता के साथ उसमें चित्रण किया गया है। अब हम लोग एक एक रचना के विषय में थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर मैं आगे की रचनाओं की चर्चा आपसे करता हूं। ले ले स्क्रीनशॉट भैया। हाँ, आपसे पूछा जाए कि ढोला मारूरा दोहा किसकी रचना है? कुशल लाभ की, जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार की, जयमयंक जस चंद्रिका, मधुकर कब की, और वसंत विलास अज्ञात रचना है। ठीक है, ये 4 रचनाएं ही आपको पढ़नी है इस साहित्य के अंतर्गत। अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे ढोला मारूरा दोहा के विषय में। ये ढोला मारूरा दोहा लोक भाषा काव्य है। इसमें राजस्थानी भाषा का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। यूं कह सकते हैं कि राजस्थानी लोक भाषा में ही इसका लेखन कार्य किया गया। ढोला मारूरा दोहा की, ढोला मारूरा दोहा। अब इसमें जो ढोला नाम आप देख पा रहे हैं, ढोला, ये ढोला कौन जानते हैं आप? नायक है, नायक। और इसमें जो मारू देख रहे हैं आप, मारू, ये मारू कौन है? नायिका है। कौन है? नायिका है। ठीक है, अगर पूछी जाए कि ये जो रचना है, इस रचना का समय क्या है? समय, समय, तो इसका समय भैया 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी है, 11वीं शताब्दी है। भाषा राजस्थानी लोक भाषा। लोक भाषा। रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। काव्य शैली शैली विरह काव्य। विरह काव्य। नायक राजा नल का पुत्र, राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला। राजकुमार ढोला। और नायिका नायिका राजा पिंगल की पुत्री पिंगल की पुत्री मारवड़ी। मारवड़ी कौन भैया? मारवड़ी।
कहीं कहीं मारवाड़ी मिलता है और कहीं कहीं मारवाड़ी मिलता, मारवाड़ी का लीजिए, ये ज़्यादा मिलता है, मारवाड़ी। ठीक है, बात समझ में भैया? आपसे पूछा जाए समय क्या है, 11वीं शताब्दी, भाषा राजस्थानी लोक भाषा, रचनाकार तो मैंने आपको बता ही दिया है, कुशल लाभ की रचना है, और कैसा काव्य है, विरह काव्य है। दो और महत्वपूर्ण चीजें इसमें जाननी चाहिए, एक तो लेखक मैंने आपको बताया था कि इसके लेखक कौन है, कुशल लाभ। कुशल लाभ या किस छंद में लिखा गया है, तो दोहा छंद में। छंद दोहा छंद में लिखा गया है। बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे चीजें समझाता हूं आपको। चलिए, आपसे पूछे कि ढोला मारूरा दूहा ये किसकी रचना है, तो ढोला मारूरा दूहा ये कुशल लाभ की रचना है। इसकी समय सीमा क्या है, 11वीं शताब्दी है। इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी लोक भाषा है। इसका रस क्या है, श्रृंगार रस है। काव्य शैली क्या है, यह एक विरह काव्य है। इसके नायक कौन है, राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला, और इसकी नायिका कौन है, राजा पिंगल की पुत्री मारवाड़ी, और इसका छंद क्या है, दोहा छंद है। अब इसकी स्टोरी थोड़ी सी सुन लीजिए आप। वास्तव में इसमें जो राजकुमार ढोला है, राजकुमार ढोला, और इसमें जो राजकुमारी मारवाड़ी है, इनका प्रेम प्रसंग है। और प्रेम प्रसंग के साथ साथ यह विरह काव्य भी हो जाता है। विरह काव्य क्यों हो जाता है, विरह काव्य होने का कारण क्या है, कि वास्तव में राजकुमार ढोला और मारवाड़ी का विवाह बचपन में हो जाता है। जब बचपन में इनका विवाह होता है तो विवाह के कुछ समय के उपरांत एक प्राकृतिक आपदा के आ जाने के कारण दोनों परिवार, अर्थात राजा नल का परिवार और राजा पिंगल का परिवार, ये दोनों का दोनों परिवार जो है वो बिछड़ जाता है। ठीक है, जब ये दोनों परिवार बिछड़ जाता है तो बिछड़ने के बाद में बहुत समय तक राजकुमार ढोला मारवाड़ी को ढूंढने का भी प्रयत्न करते हैं, किंतु राजकुमारी मारवाड़ी का कहीं पता नहीं चलता है। और इसी बीच राजकुमारी मारवाड़ी भी बहुत कोशिश करती हैं राजकुमार ढोला को खोजने की, किंतु वो भी नहीं मिलते हैं। इन लोगों का मिलन कुछ ऐसी स्थितियों में होता है, ऐसी क्रिटिकल स्थिति में मिलता है जिससे कहानी में एक नया मोड़, एक नया आयाम आ जाता है। होता क्या है कि राजकुमार ढोला का पता राजकुमारी मारवाड़ी को उस वक्त चलता है जब राजकुमार ढोला का विवाह राजा नल के द्वारा पुनः तय कर दिया जाता है। राजकुमार ढोला दूसरी लड़की से शादी करने वाले होते हैं। उसी समय मारवाड़ी को उनकी एक दासी ये सूचना देती है कि राजकुमार ढोला अभी जिंदा हैं, किंतु राजकुमार ढोला का पुनः विवाह होने जा रहा है। जब यह बात उनको पता चलती है तो राजकुमारी जो मारवाड़ी होती है वो एक दासी के माध्यम से राजा नल के पास से सूचना भिजवाती हैं कि आप ये अनर्थ क्या करने के लिए जा रहे हैं, जबकि मैं जीवित हूं तो राजकुमार ढोला का दूसरा विवाह नहीं होना चाहिए। किंतु राजा नल ने उस विवाह को तय कर दिया था। विवाह के तय करने के कारण वो उसमें कुछ फेरबदल करने की स्थिति में नहीं रह गए होते हैं, इसलिए वो उस दासी की बात को राजा नल अनसुना कर देते हैं। इस पर राजकुमारी मारवाड़ी बहुत दुखित होती हैं, बहुत व्यथित होती हैं। वो अपने जीवन से हताश, परेशान, निराश हो जाती हैं। राजकुमार ढोला के लिए रोती हैं, तड़पती हैं, परेशान होती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाती हैं। तो उनकी एक दूसरी दासी होती है जो उनको ढांढस बंधाती है कि अभी राजकुमार ढोला का विवाह तय हुआ है, विवाह हुआ नहीं है। अगर तुम प्रयत्न करोगी, यत्न करोगी, कोशिश करोगी तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है राजकुमार ढोला से तुम्हारा संबंध फिर से बन जाए। तो सारी योजना वो दासी बताती है
कि इस तरीके से यदि आप कार्य करते हैं तो सारी चीजें सही हो सकती हैं। फिर उसने अपनी योजना के अनुसार राजकुमार मारवाड़ी जो होती हैं वो पुनः एक पत्र लिखती हैं और उस पत्र को सीधे दासी से कहती हैं कि तुम इसको ले जाकर के किसी और को नहीं, सीधे राजकुमार ढोला को दोगे, क्योंकि अब इस शादी को तोड़ना और पुनः मुझसे संबंध स्थापित करने का केवल एकमात्र साधन रह गए हैं राजकुमार ढोला। अगर राजकुमार ढोला ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही जिंदगियां बच जाएंगी, अन्यथा दोनों ही जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। जब वो पत्र, मारवाड़ी का पत्र सीधे राजकुमार ढोला के पास पहुंचता, राजकुमार ढोला मारवाड़ी के जीवित होने की सूचना उनको मिलती है, तब वो दासी को आश्वस्त करते हैं और सीधे राजा नल के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं महाराज आपने बहुत गलत काम कर दिया। गलत काम आपने ये किया है कि वास्तव में जब मेरी धर्मपत्नी पहले से ही जीवित है तो मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं। मेरा विवाह तय हुआ है, मेरा विवाह हुआ अभी नहीं है, मेरा विवाह अभी हुआ नहीं है, विवाह केवल तय हुआ है, किंतु मारवाड़ी से मेरा विवाह पहले ही हो चुका है, अतः मैं इस विवाह को नहीं करूंगा। और राजकुमार ढोला उस विवाह को नहीं करते हैं, पुनः वो मारवाड़ी से ही विवाह करते हैं और फिर इनका जीवन सुखमय तरीके से बीतने लगता है। इस कहानी को आज भी राजस्थान की गलियों में सुनने के लिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो राजस्थान की क्या है, लोक भाषा में लिखा गया है। राजस्थान के लोग आज भी राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी की जीवन गाथाओं को गलियों में गाते हुए मिलेंगे आपको। और इस तरीके से इस कहानी का अंत हो जाता है। अब दूसरे नंबर की जो स्टोरी है, दूसरे नंबर की जो रचना है वो है जयचंद प्रकाश। ये आपने स्टोरी समझ में आ गई, ये तथ्य भी समझ में आ गया ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले नंबर पर है जयचंद प्रकाश और जयमंग जसचंद्रिका के विषय में। जय चंद प्रकाश और दूसरी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। इसमें जो जयचंद प्रकाश है ये रचना किसकी भैया, भट्ट केदार की है। भट्ट केदार की है और ये रचना मधुकर कवि की है। मधुकर कवि की रचना है, ठीक है। ये दोनों रचनाएं आप देख रहे हैं, इसमें एक ही महत्वपूर्ण बात ये है, महत्वपूर्ण बात इसमें यह है भैया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन दोनों ही रचनाओं को महाकाव्य कहा है। महाकाव्य कहा है। क्या कहा भैया, महाकाव्य कहा है। लेकिन ये दोनों ही ग्रंथ हैं, जयचंद प्रकाश और जयमंग जसचंद्रिका, यह ग्रंथ की जो मूल कृति है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई, अर्थात अप्राप्य है। लिखेंगे
ये दोनों ही कृतियों की मूल प्रति अप्राप्य है। अप्राप्य है, बस इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग चौथी और अंतिम रचना के विषय में समझते हैं, जिसका नाम है वसंत विलास। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका भैया? चलिए आगे देखते हैं। वसंत विलास। वसंत विलास। पहली ही महत्वपूर्ण बात, लेखक अज्ञात। लेखक का पता ही नहीं है, लेखक का पता नहीं, अज्ञात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वसंत ऋतु का सजीवता के साथ चित्रण। वसंत ऋतु का सजीवता के साथ चित्रण। सजीवता के साथ चित्रण। वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण। साथ ही साथ इस ऋतु का स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण किया गया है। इस ऋतु का स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जो वसंत विलास रचना है, ये वसंत विलास रचना किस साहित्य से संदर्भित है, तो ये लौकिक साहित्य से संदर्भित है। इसके लेखक अज्ञात हैं। इसमें किस ऋतु का वर्णन है, तो इसमें वसंत ऋतु का वर्णन है। इसमें ही बताया गया है कि वास्तव में वसंत ऋतु के आगमन पर उस वसंत ऋतु का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और प्रकृति पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ उस वसंत ऋतु का स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके प्रभावों का चित्रण इसमें किया गया है। बस इतनी ही बात वसंत विलास में बताई गई है। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास के अंतर्गत हम लोग गद्य साहित्य पढ़ेंगे। जाने से पहले आपसे निवेदन कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। धन्यवाद।